अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत और भारत रवानगी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर छाए गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट गए। सिक्योरिटी यकीन दहानी मिल गई, टीम भारत जाएगी। पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का वजीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात के बाद ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान के मुताबिक टीम कल शाम कोलकाता पहुंच जाएगी। और कराची सियासत करने आए हैं, तंजीम साजी में मसरूफ हैं, अभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक सिटी नाजिम कराची और मुत्तहिदा की विकेटें गिराने वाले मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। उधर अरकान की वफादारियां तब्दील करने को MQM ने एस्टैब्लिशमेंट की ब्लैकमेलिंग का नतीजा करार दे दिया। क्या कमाल एंड कंपनी का अगला वार मुत्तहिदा के खिलाफ होने वाली तहकीकात का हिस्सा बनना होगा? नाजरीन, तजस्सुस, इंतजार और किसी हद तक छाए मायूसी के बादल बिलाखिर छट गए हैं। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत मिल गई है और ये सब मामला इंतहाई आसानी से नहीं हुआ है। आज भी आपने देखा कि मुलाकातों और मुशावरत का एक तवील सिलसिला जारी रहा। पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब से मुलाकात की। चौधरी निसार साहब ने सऊदी अरब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता किया। उधर भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब ने भारतीय सेक्रेटरी दाखिला से इस हवाले से बातचीत की और भारत की जानिब से बाकायदा सिक्योरिटी जमानत मौसूल होने के बाद पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। इससे कबल आपके जहन में है कि BCCI और ICCI ने पाकिस्तान इंडिया मैच का वेन्यू धर्मशाला से मुंतकिल करके कोलकाता किया। पाकिस्तान की एक वफ्द सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने भी भारत गया था। बुनियादी सवाल नाजरीन, ये सब जो हम आज होता देख रहे हैं, क्या ये कुछ अर्सा पहले अगर हो जाता तो ज्यादा बेहतर ना होता? इस तवालत का जिम्मेदार आखिर किसको समझा जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं सियासतदान हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं राजीव शुक्ला साहब। राजीव जी, आदाब और वेलकम टू द शो। आपने ये फरमाया था कि पीसीबी को कौन सी जमानत चाहिए, मैं वो जमानत देता हूं, आप टीम को यहां भेजें। तो सर अब हमें जरा बताइए कि वो कौन से इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जिनसे पीसीबी मुतमईन हो गया? देखिए, जब पाकिस्तान की टीम आती है इंडिया तो हम लोग वैसे ही बहुत जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रखते हैं। तो पहली बार तो आनी नहीं, कई बार टीम आई और कहीं कुछ ऐसा एक बार भी कोई हादसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की टीम को कभी कोई खरोच भी आई हो या कुछ उनके खिलाफ हो। पाकिस्तान टीम पे कभी कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन एक गारंटी उनको चाहिए थी। तो पहले तो धर्मशाला को लेके उनके दिलो दिमाग में तमाम बातें था कि धर्मशाला भी आती टीम तो कहीं कुछ उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन शहरियार साहब ने हमसे 2-3 बार बात की थी तो और हमने भी उनसे कहा कि ठीक है, चलिए आपको लगता है तो इस पे हम कंसीडर करते हैं। और उसके बाद जो है BCCI प्रेसिडेंट और ICC ने बैठ के तय करके उनसे पूछा कौन सा वेन्यू अच्छा, तो उन्होंने कलकत्ता कहा कि सबसे अच्छा। हालांकि हमारे पास बेंगलोर का भी ऑप्शन था, मोहाली का भी ऑप्शन था, उन्होंने कलकत्ता के लिए बोला तो कलकत्ता कर दिया गया। कलकत्ता की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी बहुत वो कीन है कि भाई पाकिस्तान की टीम आए और बहुत पुख्ता जो है सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगी। और इधर जो है होम सेक्रेटरी की बात हुई हाई कमिश्नर से पाकिस्तान से, होम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। आज सुबह मैंने स्टेटमेंट दिया तो कल भी दिया कि जो बोर्ड होता है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो टीम आती है उनकी सिक्योरिटी की। हम अपनी गवर्नमेंट से जो है इस मामले में जो भी है इंटरेक्शन करते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उनको गवर्नमेंट से चाहिए था तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की टीम आ रही, हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। और मैं यही बात कह सकता हूँ कि बिना पाकिस्तान की टीम के पूरा मजा बिगड़ जाता है वर्ल्ड कप का। तो पाकिस्तान की टीम आ रही है, हमारे लिए भी खुशखबरी की बात है। चल, आपने जो वेन्यू की बात की शुक्ला जी, धर्मशाला की, अब वो शहरियार साहब के जो तहफुजात या खदशात थे वो तो वहां से शुरू हुए ना, जब वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि जी हम तो यहाँ मैच शायद नहीं करवा सकते, वरना तो शायद ये मसला पैदा ही ना होता। हाँ, वीरभद्र सिंह का ये था कि वो एक सर्विसमैन, क्योंकि पठानकोट बिल्कुल बगल में पड़ता है, तो वो एक सर्विसमैन वगैरह डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी पूरी देंगे, लेकिन एक सर्विसमैन वगैरह पर लाठीचार्ज करना, गोली चलाना है, और ये जरा सा मुश्किल उनके लिए होगा। और शहीदों की फैमिली मेंबर थे जो मार्टियर्स हैं वहाँ पे,
तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, वो हम कैसे निपटेंगे, इसके लिए वो कह रहे थे। उनका बाकी तो वहाँ सब टीमें खेल रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो उन्होंने कहा था। लेकिन पाकिस्तान टीम को तो पूरी सिक्योरिटी दी जाती, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक कल को उन्होंने रोड मान लो जाम कर दिया, तो एक ही रास्ता होता, क्योंकि ये स्टेडियम पहाड़ों में है, तो पहाड़ के अंदर एक ही रास्ता होता है, कोई अल्टरनेटिव रूट तो होते नहीं है, तो मुश्किल हो जाती लोगों का पहुंचना। ठीक है, तो शुक्ला जी आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो वेन्यू तब्दील करने का फैसला किया गया, ये थोड़ा पहले कर लिया जाता? क्योंकि हमने अनुराग ठाकुर साहब को सुना, वो कह रहे थे कि नहीं जी मैच तो यहीं होगा, बल्कि वो तो इल्जाम लगा रहे थे हिमाचल प्रदेश की हुकूमत पर कि देखें जी इस मामले पर सियासत ना करें, बड़ी बदनामी है। सो पहले ही फैसला कर लिया जाता कि ओके जी मसला खड़ा और हम वेन्यू बदल देते हैं, तो मामला जरा आसान हो जाता। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन कहने की था कि मैच वहाँ हो जाएगा, मैच तय हो जाता, फिर लॉजिस्टिकली इतना प्रॉब्लम होती शिफ्ट करने में, टिकट बिक जाती है, सब हो जाता, इसलिए था कि वहाँ कराएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बोर्ड ने भी किसान लिया, सूरत हालत ऐसे हो गए कि दिनों दिन डिमॉन्स्ट्रेशन होते जा रहे थे, तब फिर ये चेंज का फैसला लिया गया। ठीक है, और अभी भी शुक्ला जी ये जो ATFI है, एंटी टेररिज्म फ्रंट ऑफ इंडिया, कम से कम धमकी की हद तक तो वो कह रहे हैं कि हम कोलकाता की पिच भी उखाड़ देंगे। सो अभी तो सिक्योरिटी जमानत आ गई, लेकिन क्या ये धमकियां क्या हैं? ये सब नए नए ग्रुप ऐसे बेवजह धमकाते रहते हैं, इनके करने से कुछ नहीं होता, वो चिंता मत करिए। बहुत शुक्रिया राजीव शुक्ला साहब, ज्वाइन किया आपने भारत से, इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन, भारतीय सियासतदान। अब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर भारत ना आता इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तो इसका मजाक किरकिरा हो जाता। उन्होंने फरमाया कि शहरियार खान साहब यानी PCB के चेयरमैन को धर्मशाला में मैच के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे, सो उनके खदशात को मद्देनजर रखते हुए वेन्यू तब्दील कर दिया गया। गो के शुक्ला जी ये कह रहे थे कि धर्मशाला में भी अगर ये मैच के हवाले से PCB रजामंदी का इजहार करता, वहाँ भी सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल और यकीनी बनाया जाता। लेकिन अब पाकिस्तान को चूंकि एक तहरीरी और पब्लिक गारंटी की भारतीय हुकूमत से ज़रूरत थी, सो वो भी पाकिस्तान को दिलवा दी गई है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अब भारत आ रही है और वो इसका मेज़बान बनने के लिए इंतज़ार करेंगे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ताखीर से सही पाकिस्तान टीम को बिलाखिर T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत जाने की इजाज़त मिल गई। अब से कुछ देर कबल कोच वकार यूनिस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टीम मुसलसल बुरी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन अब उसको अपनी कारकर्दगी को उठाना होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये कप्तान शाहिद अफरीदी के लिए आखिरी मौका है। सो एक टीम जो मुसलसल बुरी कारकर्दगी के बोझ तले दबी हुई है, उसको उठाने की जिम्मेदारी कौन अंजाम देगा, और ये जो इजाज़त मिलने में ताख़ीर हुई है इसका टीम के मोराल पर उन पर कोई इजाफी दबाव तो नहीं किसी सूरत में हमें दिखाई देगा। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। ज़का साहब शुक्रिया आपके वक्त का। पहले लीतोलाल से वेन्यू बदला, ताख़ीर से सही इजाज़त मिल गई, आपको लगता है दुरुस्त फैसला हुआ और जीत क्रिकेट की हुई? जी मैं तो इसको इस तरह लूंगा कि ये जो पहले तो इन्होंने धर्मशाला रखा हुआ था, भाई आपने अगर धर्मशाला रखा है तो जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो हर बोर्ड की अपनी एडवांस टीम जाती है जो जाके सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट्स को चेक करके फिर वो बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी किस तरह है, और दूसरी चीजें जो है वो किस तरीके से वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, ताकि अगर कोई इश्यूज हैं तो बोर्ड अपने मामला दूसरे बोर्ड के साथ या ICC से करके उसको ठीक करवा ले। लेकिन यहाँ पर तो ना एडवांस टीम की, बल्कि मैंने तो 4 माह पहले कहा था कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो ICC में जो मामला उठाए, जो खास करके इंडिया में जो सिचुएशन जा रही है, जो एंटी पाकिस्तान फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर चल रही है, एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, ना सिर्फ के पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ गैर महफूज होंगे, बल्कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम की थी तो गोरों पे भी उन्होंने उधर हमले करने शुरू कर दिए थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी, उसमें मैं तो चाहता था कि ये पहले बिफोर हैंड करके, और ताकि इंडिया जो है वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह ICC को भी और दूसरे ममालिक को भी उसकी पूरी यकीन दहानी कराता, लेकिन वो ऐसा ना हुआ। अब क्या हुआ, जब बिल्कुल जाने का वक्त आ गया है तो PCB ने उठा के सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे डाल दी है कि जी गवर्नमेंट फैसला करे कि हम जाएं कि ना जाएं। अब गवर्नमेंट को भी आपने एक इतनी शॉर्ट नोटिस पे एक अजीब लेकिन खत लिखा तो था शहरियार साहब ने ICC को, पता नहीं ICC बैकड्रॉप पे क्यों नजर आया सारे मामले में। नहीं जी, बात यह है खत लिखने से कुछ नहीं होता, कौन सा कोई
दुनिया के क्रिकेट के बॉस का खत चला गया, भाई आप भी एक मेंबर है, 9 मेंबर और हैं, आपने तो उनके साथ लॉबी करनी है, आपने तो उनसे डिस्कस करके शेयर करके एक ऐसा माहौल कायम करना है कि जिससे हमारे लिए कंजीनियल हो पाकिस्तान टीम के वहाँ खेलने के लिए। लेकिन वो ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं। तो अब जो ये कहते हैं जी खाली खत लिखने से तो नहीं होता, उस खत की क्या वैल्यू है उनके आगे, जब तक कि आप जाके उन सबसे मिलकर उनको लॉबी ना करें, अपना वजन ना बढ़ाएं, आपके पीछे 4 लोग खड़े हों जो कहें कि हाँ जी वाकई इस चीज पे आईसीसी को करना चाहिए। आप आईसीसी बोर्ड मीटिंग में क्वेश्चन उठाएं ताकि बोर्ड में डिस्कस करके और इसका कोई ना कोई सदस्यता इसकी रोशनी में सेटिस्फैक्शन के लिए इसकी रोशनी में फरमाएं। नजम सेठी साहब ने फरमाया था कुछ दिन पहले कि जी ये सिक्योरिटी गारंटी ना मिली तो पाकिस्तानी टीम नहीं जाएगी, तो ये टीम ना भेजना एक ऑप्शन थी पीसीबी के लिए? जी ऑप्शन तो बिल्कुल है। अब सेठी साहब ने तो वो बात पे बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया और कहा, अभी हालांकि पहले कह रहे थे कि जी ये, और फिर गवर्नमेंट से कहलवाया कि जी हमें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई जाए, फिर उन्होंने कहा जी कि हमें जब तक इन राइटिंग नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। अब ना उन्होंने यकीन दहानी कराई, ना राइटिंग में आया, और अब टीम रवाना हो रही है। और सेठी साहब कहते हैं जी हमें आ गया है, उन्होंने तहरीरी तौर पर गवर्नमेंट को दे दिया। तो अगर आपको दिया है तो नाज़रीन को भी दिखाएं, क्रिकेट फैंस को दिखाएं, जो हमारे प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं उनके फैमिलीज को दिखाएं, ताकि उनको पता चले भाई कोई वहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं खेलने के लिए तो वो महफूज होंगे। ऐसी चीज कुछ भी नहीं हुआ। पहले वो गिदड़ धुपकियां लगे रहे, उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा जी हाँ आ गया जी आ गया, चलो जी चढ़ा दो इनको, जाके वहाँ पे खेलने पहुंच जाए कोलकाता में। तो सर अब मैं तो अंदाजा ये लगा पाया ज़का साहब के एक गलत मुतालबा पहले किया पीसीबी ने और फिर उसी मुतालबे पर मजीद झूठ भी बोला, मैं आपकी बात से ही समझ पाया। जी ये आपकी भी दोनों बातें ठीक है, लेकिन इससे पहले मिसमैनेज भी किया उन्होंने, ना उसके लिए कोई एफर्ट किया, ना उसके लिए कोई मनसूबाबंदी की, ना ही इन्होंने कोई अपने बंदे भेजे इसको वेन्यू को चेक करने के लिए। पहले धर्मशाला को भी एक्सेप्ट कर लिया, जब वहाँ के वज़ीर आला का बयान आया तो फिर कहा अच्छा जी हम यहाँ नहीं खेल सकते। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि बोर्ड किस तरीके से चल रहा है, तो एक टोटल कैओस है और टोटल मिसमैनेजमेंट चल रही है। सर ये इसका पूरा बोर्ड जिम्मेदार है या आप किसी को पिन पॉइंट करना चाहेंगे, किसी शख्सियत को? बेसिकली जो करते धरते हैं वो जो अख्तियार है वो तो मोहतरम सिटी के पास है, और जो बोर्ड है उसमें जितने लोग हैं अजीब अजीब किस्म के बोर्ड में नए लोग आ गए हैं, और उसमें जो कोई आप कहें कि जी कोई बड़े नाम का क्रिकेटर है या ऐसा बंदा है जो सूबाबंदी में बैठा हुआ है, तो वो भी नहीं है। इतनी पाकिस्तान क्रिकेट अपने तबाही हो गई है। आप देखिए एशिया का हमारे साथ बांग्लादेश और यूएई से बड़ी मुश्किल से हम ख्याल में कोई लाख से ही हम जीत गए, वरना यूएई ने भी हमें हरा देना था। तो ये सारी सिचुएशन देख के फिर इन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी कराने लगे। इंक्वायरी जो जिनके खिलाफ होनी थी उनको उसका सरबराह बना दिया। अब बोर्ड की क्रिकेट कमेटी है, जो सिलेक्टर्स हैं वो सबको फारग करो। ज़का साहब ये न्यू सिलेक्टर्स, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ा अहम नुक्ता है। बुरी कारकर्दगी का दबाव, ये सिक्योरिटी सूरत हाल का एक मुमकिना दबाव, भारत के साथ भारत में मैच का दबाव और इंक्वायरी कमेटी तो है ही है। तो सर वकार यूनुस साहब तो अभी कह रहे थे टीम को हमें उठाना पड़ेगा, तो इस सारे दबाव में उठाने का काम कौन करेगा? ये इसके लिए कोई वेट लिफ्टर चाहिए उठाने के लिए, अदरवाइज वो जितना बढ़ता जा रहा है अच्छा उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी चीज है, मुझे तो वकार यूनुस साहब की एक बात, मैंने उनकी एक इंटरव्यू था इससे कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने फरमाया कि भाई अगर आपकी जो सिलेक्शन हो रही है वो कहते हैं मुझे तो उसमें बैठाया ही नहीं जाता। तो मैं तो ये भी हैरान हूँ कि सिलेक्टर्स खुद ही कर लेते हैं सिलेक्शन। उसमें तो कैप्टन को होना चाहिए, उसमें सिलेक्टर्स होने चाहिए, उस सिलेक्टर के साथ साथ जो आपके कोचेज हैं, हेड कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच, सबको होना चाहिए। सब बैठकर एक यूनानिमसली एक कंसेंसस के साथ डिसीजन करें, इसके बजाय किसी फर्द वाहिद करना हो। और ठीक है, आप बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि पीसीबी के मामलात बड़े तशवीशनाक तरीके से चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़का अशरफ साहब। ये कह रहे हैं पीसीबी ने भारत जाने के हवाले से जो सिक्योरिटी का मुतालबा है दुरुस्त जगह नहीं उठाया, दुरुस्त तरीके से नहीं उठाया, और उनके नज़दीक अगर अब किसी तहरीरी सिक्योरिटी ज़मानत की बात की जा रही है
तो शायद ये भी गलत बयानी की जा रही है। अगर कोई हकीकी तौर पर तहरीरी ज़मानत दी गई है तो आवाम के सामने लाई जाए। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल MQM के नाराज़ रहनुमा, उन्होंने आज कहा कि हम कराची सियासत करने आए हैं और फिलहाल तंजीम साजी पर तवज्जो दे रहे हैं, इलेक्शंस अभी हमने नहीं लड़ने। सो इस नाराज़ ग्रुप का, इस नई बेनाम जमात का एजेंडा है क्या, कुछ इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 3 मार्च को MQM के नाराज रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब ने कराची में अपनी सरप्राइज एंट्री से कराची के सियासी माहौल में जो हलचल पैदा की, उसका किस्तवार सिलसिला जारी है। डॉक्टर सगीर अहमद, सिंध के साबिक वज़ीर सेहत, MQM के रुकने सिंध असम्बली हों, या गुज़श्ता रोज़ MQM के नाराज़ रहनुमाओं से हाथ मिलाने वाले वसीम आफ्ताब साहब और MQM के एक और रुकने सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम हो, बज़ाहिर ये हलचल का सिलसिला जारी है। मुख्तसरन ये कि मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी का हजम और साइज़ बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब MQM ने गो के ये फैसला कर रखा है कि वो कम अज़ कम टॉक शोज़ की हद तक मुस्तफ़ा कमाल साहब के कैंप से होने वाली गुफ्तगू या उसमें होने वाले इजाफे के हवाले से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, लेकिन सोशल मीडिया और मुख्तलिफ सतहों पर सामने आने वाले बयानात का सिलसिला उस कैंप से भी जारी है। और इसमें ताज़ा तरीन बयान ये आया है कि MQM को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ जो आप MQM से अराकीन को एक दूसरे कैंप में जाता देख रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जाने वाली ब्लैक मेलिंग का नतीजा है। आज हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक बार फिर सुना, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सियासत करने कराची आए हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में होने वाले किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो तंजीम साजी पर मरकूज़ है। और तंजीम साजी में हमारी संजीदगी का आलम यह है कि बेडरूम के अंदर भी हम तंजीम साजी पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल बुनियादी है कि इस मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी ग्रुप का सियासी एजेंडा क्या सिर्फ इतना है कि MQM से लोगों को तोड़ लिया जाए, और फिर ये कि ये नई सियासी जमात जिसका नाम अभी तक तय नहीं है, ये अपना वोट बैंक MQM के रहते किस तरह बना पाएगी। और फिर एक बुनियादी सवाल और भी है कि ये नया सियासी ग्रुप उभरता हुआ MQM के खिलाफ होने वाली किसी तहकीकात का आया हिस्सा बनेगा या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमें मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब के ग्रुप से गुज़श्ता रोज़ हाथ मिलाने वाले MQM के साबिक मेंबर राबता कमेटी और कराची तंजीमी कमेटी के साबिक सरबरा वसीम आफ्ताब साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल आपकी हमने गुफ्तगू सुनी, आपने वो वजूहात बताई जिनकी बिना पर आपने अलम बगावत बुलंद किया है। सर, मुझे ये फरमाइए कि आप इंतज़ार कर किसका रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने का? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात का आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को और बिलखुसूस कराची के लोगों को पैगाम पहुंचाने का। तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल इंसान या तो ख़ुद कोई डिसीजन लेता है या फिर उस आदमी को फॉलो कर रहा होता है कि जो किसी बड़े मकसद के लिए निकला होता है। और मैं यकीनी तौर पे 3 साल से मैंने पार्टी छोड़ दी थी और मैं मुल्क से बाहर भी चला गया, आया गया फिर, और मैंने यकीनी तौर पे जो जिस वजूहात की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी वो मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार भी कर दिया। लेकिन ये है कि जब एक आदमी ने आवाज़ लगाई और मैंने जो भी कुछ सीखा और समझा, उसके बाद मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा था कि चूँकि बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल भाई हों या दीगर जो मेरे दीगर साथी जिन्होंने मुझसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि हम वो लोग थे जिनको वो हक़ाइक़ पता थे जिसकी बुनियाद पर इन लोगों ने या मैंने पार्टी छोड़ी थी। तो मैंने कहा कि अब अगर मैं इस वक्त भी खामोश रहता हूँ तो तब यकीनी तौर पे मैं न सिर्फ ये कि अपनी ज़मीर का मुजरिम होऊंगा, इस पाकिस्तान का मुजरिम होऊंगा, अपनी कौम का मुजरिम होऊंगा। लिहाजा मैंने इन वजूहात की बिना पर इस कैंप को, इस पार्टी को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और इसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ। मैं कता कलामी कर रहा हूँ आपकी, लेकिन आपको जो रग़बत और तहरीक मिली वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल गई थी या डॉक्टर सगीर साहब ने जब शमूलियत का ऐलान किया उनके साथ फिर मिली? क्योंकि बहरहाल कराची से बारिश का पहला कतरा तो डॉक्टर सगीर साहब बने। मैंने कहा कि देखें, हम सब लोगों की एक पार्टी से 23 की कमोबेश 87 से हम लोग सब शामिल हुए हैं इस पार्टी के अंदर। इस पार्टी के सारे नशे व फराज हमारे आंखों के सामने हुए हैं, हम उसका हिस्सा रहे हैं। जुल्म और ज़्यादती हमने सही हैं, फेस की हैं, लेकिन अपने कॉज और अपने मिशन से उसमें कहीं कोई कमी कोताही नहीं आई। एक हम ख्याल लोग हर जगह होते हैं,
लेकिन ये होता है कि कौन किस वक्त क्या फ़ैसला करता है। सब में ये बात थी, लेकिन ये कि बहरहाल किसी ने हिम्मत करके अगर किसी बात का अलम उठाया है, अलम बगावत बुलंद किया है जो कि हक़ और सच के लिए है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहरहाल जिसने भी अव्वल फ़ैसला किया है उसको फॉलो करना चाहिए। इस वजह से अब कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमको मज़ीद कुछ लोग और देखेंगे, तो इंशाअल्लाह ये काफ़िला बढ़ता रहेगा इसी तरह से। और मुझे बताएं, आपने खुद फरमाया अपनी वाबस्तगी का जो कि कई दहाइयों पर मुहित है आपकी साबिक जमात MQM के साथ। आपने कल भी एक बात कही कि मसला शायद MQM का नहीं है, वहाँ है जहाँ से चश्मा बह रहा है। तो सर आपको मतलब ये कोई 1-2 माह की बात नहीं है, चंद साल नहीं है, ये दहाइयों पर मुहित ताल्लुक है। इस चश्मे का पानी मुख्तलिफ जायका रखता है या बद जायका है, महसूस ही नहीं हुआ कभी? देखिए 2012 में मैंने एक वाक़या उस दिन भी कोट किया था और आज आपको दोबारा करता हूँ कि जब 2012 में पीपल्स पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे आ गई थी कि उसको बहरहाल अपने इत्तेहादियों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी कि उसके साथ खड़ी हों। उस वक़्त हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे कि हम इस कराची शहर के लिए बहुत बड़े बड़े जो इसके मसाइल थे उसको हल कर सकते थे, लाइक K3, S4 मनसूबा, लियारी एक्सप्रेस वे, मास ट्रांजिट प्रोग्राम और ये ऑरेंज लाइन, इस तरह के कई स्पेशल पैकेज हम कराची के लिए ले सकते थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये सब कुछ मिलने वाला था, उसी दिन हम MQM जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ के गवर्नमेंट से बाहर आ जाती है और इसके नतीजे में मुस्लिम लीग काफ जो इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पे थी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर MQM का बनना था वो मुस्लिम लीग काफ का बन गया और 3 दिन बाद MQM फिर दोबारा गवर्नमेंट में आ जाती है और अपनी उस पुरानी पोजीशन से भी नीचे आ जाती है। तो ये सारे वाक़यात बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा, 1-2 दिन में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे इंसान, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे इंसान बतदरीज बड़ा होता जाता है और वो उन फैसलों में उस फोरम का हिस्सा बनता चला जाता है जहाँ पे इंतहाई अहम नौइयत के फैसले होते हैं, तब ये पता चलता है कि पानी कहाँ खराब हो रहा है, पानी में कहाँ ख़राबी है। तो यकीनी तौर पर जिसका हमें इंतहाई दुख भी है और अफसोस भी है कि ऐसा क्यों बहरहाल जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया बदकिस्मती से, इसी वजह से ये रास्ते। ठीक है वसीम साहब, मुझे इजाज़त दीजिए एक मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, वसीम साहब ने अब जिस नई जमात, नए ग्रुप से हाथ मिलाया है, इसके सियासी एजेंडे पर कुछ बात करते हैं वसीम साहब से इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें वसीम आफ्ताब से। वसीम साहब, आपने ब्रेक से कबल जो वजह बताई अपने अंदर आने वाली तब्दीली की, वो आपने कहा जी कि हम कराची के लिए जब कुछ कर सकते थे, आपकी साबिक पार्टी ने मौका गवा दिया, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, फिर अलहदा हो गए। तो सर ये तो गलत या दुरुस्त सियासी फैसले हो सकते हैं ना, उनका नतीजा कुछ भी हो सकता है। आप ये मिसाल क्यों नहीं दे रहे कि यही मुस्तफ़ा कमाल थे, इसी MQM का हिस्सा थे, उनकी मेयरशिप में कराची में मिसाली काम हुए हैं। सो उसका क्रेडिट आपने कराची के काम होते देखे हैं इस जमात की सरबराही में, इसके कारकुनान के हाथों। बिल्कुल जनाब, इसी बात पर तो हम कह रहे हैं कि ये वाक़यात एकदम तो हमारे सामने नहीं आए होंगे। मैंने कहा ना कि हर चीज़ बतदरीज जब इंसान बड़ा होता है और उस फॉरम पर पहुंचता है कि जहां कुछ हक़ाइक़ जिसको वो जान नहीं सकता, जब तक वो उस टेबल पे नहीं पहुंचता है जहां पर वो अहम फैसले हो, जब तक तो बहरहाल उसकी देखने की निगाह जो कुछ नज़र आ रहा होता है सामने पर्दा स्क्रीन पे, वही बात नज़र आ रहा होता है जो सही है। लेकिन अगर उस इन्वायरमेंट में देखें आप तो उस वक़्त क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो भी काम किया, जो भी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब ही हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा ना कि हमारी वाबस्तगी, हम सब लोगों की वाबस्तगी, अपना डेडिकेशन, अपनी कमिटमेंट, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी कि हम ये बोलेंगे भाई अगर हम किसी ख़ास एजेंडे पर आए हुए होते, हमारा कोई ख़ास मिशन होता, हम किसी साजिश का हिस्सा होते, हम किसी प्लान का हिस्सा होते, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ रखा होता है दिखाने के लिए। हम तो उस आदमी को फॉलो कर रहे थे जिसको आम इंसान से ऊपर रखते थे, जो वो कहता था, अगर वो दिन को रात कहते तो हम रात को ही दिन को ही रात कहते थे। ये सब कुछ हमने किया है। उसके लिए 15,000 से ज़्यादा लोग ज़मीन की गोद में चले गए जिनको वो सच मानते हैं, अभी भी लोग मान रहे हैं ना। हम तो जब हम उस सच्चाई तक पहुंच चुके हैं जो अभी लोगों के सामने नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम उस सच को जानने के बावजूद सिर्फ अपनी जिंदगी मैं कता कलामी कर रहा हूं। अगर थोड़ी सी अगर मैं कंप्लीट करूँ, बिल्कुल कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। अगर हम सच जानने के बावजूद, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या हम मसलियत का शिकार करते हुए अपने तमाम मराद,
प्रेस एंड प्रिविलेज अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उस सच को छुपा लें। लोग मर रहे हों, लोगों की ज़िंदगी में परेशानी हो, लोग तितर बितर हो रहे हैं, इस माशरे का फैब्रिक तबाह हो रहा है, या तो ये है या फिर ये है कि इंसान मौत के खौफ को एक तरफ रख के उस रास्ते को चुन लें जिसके लिए बहुत कम लोग वो रास्ते इख्तियार करते हैं। बहरहाल हमने एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है, बहरहाल मुश्किल मराइल हैं हम। ठीक है वसीम साहब, अब मुझे कतई कलामी की आप अगर इजाजत दें, आप ही के बकौल ये सब अब से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है। आप जैसी शख्सियात जो एमक्यूएम में रहीं, एमक्यूएम को मौजूदा हालत और शक्ल तक पहुंचाने के अंदर आप ही लोगों का किरदार था। एमक्यूएम के खिलाफ जब ये सब बातें की जाती रहीं जो आप आज फरमा रहे हैं, आप जैसी शख्सियात उठकर कहती रहीं ये साजिश है। सो अब जब आप यही बातें उसी एमक्यूएम के बारे में कर रहे हैं तो इसे क्यों ना साजिश माना जाए? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हम उस वक्त तक यकीन करते ही नहीं थे भाई कि ये सब झूठ है। अगर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो वो गलत है। हम तो वो चीज़ देख रहे थे। हम तो देखे ना, मैं 20 अगर मेरी वाबस्तगी 87 से है तो 87 में ही तो मैं एमक्यूएम की मज़ाकराती कमेटी और उसकी कोर कमेटी का रुकन नहीं बन गया था ना। 87 में ही तो मैं राब्ता कमेटी का मेंबर नहीं बन गया था। मैं तो बतदरीज पहुंचा हूँ वहाँ तक। तो जब मैं कारकुन था उस वक्त तो मैं अपनी पार्टी को सच मानता था। जब मैं जिम्मेदार था तब भी मुझे सब कुछ हुई। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि एमक्यूएम के आम कारकुन से लेके एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर तक को भी कुछ नहीं पता होगा। बहुत सारी बातें नहीं बताया जाता, नहीं पता होता। वो सारी चीज़ें जो खराबी हैं वो यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होती हैं, वो यहाँ से चलती ही नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो उनकी वो जिस आदमी को फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बेचारों को कुछ पता ही नहीं कि उनका सौदा हो चुका है। मुझे मौका दीजिए। आप फरमा रहे हैं, आपने बहरहाल ये बीड़ा उठा लिया है सच बोलने का। कत्लो गारत, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, एमक्यूएम ये सब करती रही। इसका मतलब ये सब बाहर से ऑपरेट होता है, इससे कोई झूठ नहीं बोला जा सकता। मैं कहूँगा ऐसा नहीं हुआ, ये सब बाहर से ऑपरेट होता है। यहाँ पर वो बेचारे रह ही नहीं सकते। वो जो लोग हैं वो उनके साथ भी धोखा हो रहा है कि किसी खास मिशन मकसद के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हम तो उनको ही कह रहे हैं कि भाई अपनी माजी की शनाख्त को पहचानो। आप एक इंतहाई महज़ब, तहजीब याफ्ता, मुहिब वतन कौम के लोग हो। आप उस आदमी को फॉलो कर रहे हो जिसने आपका सौदा कर दिया है। आपकी लाशें उसके लिए चारे के तौर पर हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। हम तो उन साथियों की लिए बात कर रहे हैं जो जेलों में बुनियादी तौर पर ये फरमा रहे हैं वसीम साहब के वहां से यानी बाहर से अहकामात आते थे, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, इन सब के आते थे और कराची में इसको अमली जामा पहनाया जाता रहा है। वो लोग यहाँ पे नहीं है, वो करने वाले यहाँ के लोग नहीं, ये जिम्मेदार वो नहीं है, ये कारकुनान वो नहीं है, वो लोग ही दूसरे हैं, वो लोग ही दूसरे हैं। वो बेचारे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सबसे अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन बेचारों को कुछ नहीं पता। एमक्यूएम का वो कारकुन जो जेल में उसको पूछने वाला नहीं है, वो बेचारे उनके घरों में खाने को नहीं है, उनके लिए वकील नहीं है। लेकिन उससे पहले उनकी जरूरत है तो आओ नारे लगाओ जिंदाबाद। ये कौन किराए के कातिल हैं? इसका मतलब है एमक्यूएम ठीक कहती है कि हमारी इतनी बड़ी जमात है, कौन हमारा नाम इस्तेमाल करके क्या कर डाले, हम सब बात की वजाहत तो नहीं दे सकते। अब ये मैंने कहा ना कि सारी बातें तो एकदम सब तश्त अज़बाम नहीं हो जाएंगी, कुछ बातें आहिस्ता 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 खुलेंगी। इसके लिए तो अल्लाह ताला सारा पर्दा हटा देगा। लेकिन मैं आपके तवज्जो से एक बात और करूँ, सॉरी अगर आपको इंटरप्ट करूँ, माजरत के साथ। देखें, आपने कहा ना एमक्यूएम को बड़ा खौफ है कि उसके खिलाफ सारी उसके लोग तोड़े जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको 1992 का दौर याद हो या आप 1992 के अखबारात उठा के देखें तो ये होगा कि एमक्यूएम कराची शहर में कर्फ्यू लग गया था 1992 में। एमक्यूएम के सरबराह की तस्वीर के ऊपर जूते डाले गए थे। एमक्यूएम के पूरे लोग अगवा करके उठा लिए गए थे। उनको एमएनएस को वजारतें दी गई थी, एमपीएस को। एमक्यूएम के सेक्टर और यूनिट के कारकुनान बाकायदा जाके अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे थे। यहाँ पर आप इस मर्तबा नहीं हो रहा, नहीं है ना। और हम बात सुने, मैं थोड़ी सी कंप्लीट करूँ, बिल्कुल आप कीजिएगा साहब। देखें, 2013 के इलेक्शन में उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी तादाद में एमक्यूएम की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से एमक्यूएम के अगेंस्ट वोट डाला है। 8 लाख पीटीआई को जो वोट मिला है वो उर्दू बोलने वालों ने दिया है, दीगर लोगों ने भी दिया है। जमात इस्लामी में, जेयूआई में, जेयूपी में, पीपल्स पार्टी में, सब जगह हैं लोग जो आना चाहते हैं, अच्छे ऑप्शन का इंतजार में थे। हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, अभी एमक्यूएम को नहीं बुला रहे। भाई आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर आपका मीडिया 24 घंटे मौजूद है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग चाहते हैं इसमें शामिल होना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब उनको ऑप्शन मिल गया है। हम कह रहे हैं अपने घरों में काम करें। का हवाला देते हैं, आप बताते हैं कि 92 में एमक्यूएम के साथ ये सब हो रहा था जो आज नहीं हो रहा, इसलिए आप और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हल्का अहबाब की कैफियत और नीयत मुख्तलिफ है। उसको एक आम आदमी ये भी कह सकता है कि इस मरतबा एमक्यूएम के खिलाफ तरीका वारदात थोड़ा सा बदल दिया गया है, इसी को गालिबन इनोवेशन कहते हैं।
देखिए मैं आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन मैं तो देखें जो ज़ाहिरी अशकाल हैं, इंसान को मुतमईन करना तो किसी इंसान के अगर इख्तियार में होता तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक भी थे और मुशरिकीन भी थे। तो जब वो नहीं कर सकते, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं तो उनकी खाक क्या उनकी किसी भी चीज़ के बराबर नहीं उनका, तो मैं इसका दावा नहीं करूँगा सबूत। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि जो एमकेएम में नहीं है भाई, मैं एमकेएम के कारकुन से तो उसको हमदर्दी कर रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि भाई आपके साथ धोखा हो गया, आप सोचो। मैं सिर्फ उसको बात कर रहा हूँ कि देखें जो बजाय देखें जो विजिबल सिम्टम्स है ना, तहकीकात का हिस्सा आप मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके दोस्त या हल्का अहबाब तहकीकात में हिस्सा बनेंगे एमकेएम के खिलाफ? देखिए मैं एक बात कहूँ आपको, देखिए हम ये समझते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम किसी साजिश का हिस्सा होते तो हमारे पास बहुत कुछ होता दिखाने के लिए और बताने के लिए, और हम आजकल तो मोबाइल की बात कर रहा हूं, साजिश की तो कर ही नहीं रहा। मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगे बड़ी इनायत होगी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी इनायत होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे देंगे। मैंने कहा अगर हम किसी साजिश का हिस्सा होते, किसी प्लान का पार्ट होते ना, तो हम आजकल के तो मोबाइल में सब कुछ टेप हो जाता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ हम रखते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स भी रखते थे हम जिस फोरम पे थे, जिस फोरम का हिस्सा थे, लेकिन हमने कभी, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों? कि हम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी पार्टी से लॉयल थे। लिहाजा हम ये कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान अगर सिर्फ बीबीसी के उन 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही काम कर ले जो बीबीसी ने दिखाई है, जिसकी तरदीद अभी तक नहीं हुई है, ना केस किया गया। भाई आप ईमानदार हैं, आप बीबीसी पे केस करें, तो सर आप क्यों खामोश हैं? आपका जवाब नफी में है, मुझे सिर्फ हाँ या ना बता दें। आपका जवाब नफी में कि आप तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं भाई? अगर हमारी कहीं कोई जगह बनती है, आप समझते हैं कि हमें आना चाहिए, हमें कॉल कीजिएगा, बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आप हुकूमत एक आदमी से आप पर इक्तफा करते हैं सर, मैं बिल्कुल इस जवाब पर इक्तफा कर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस रियासत के पास सब कुछ है, जिस रियासत, सर एक मिनट, जिस रियासत के पास सब कुछ है वो अपना काम नहीं करेगी, लेकिन वो उस आम आदमी को सामने ला के फिर उसको बलि का आपका पॉइंट आ गया वसीम आफ्ताब साहब। आप फरमा रहे हैं कि रियासत के पास बहुत कुछ है। अब इससे पहले माजी में ये इल्जामात आपके बकौल शवाहिद सामने आते रहे हैं, उनकी बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर ली जाएं, और अगर आप लोगों की ज़रूरत पड़े और आप लोगों को दावत दी जाए तो आप हिस्सा बन सकते हैं तहकीकात के ख़िलाफ़। आपसे जानना यही मकसूद था। और बज़ाहिर जो सियासी एजेंडा है मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप का की मज़ीद वजाहत दरकार होगी, क्योंकि अभी तक जो एजेंडा दिखाई दे रहा है वो एमकेएम से नाराज़ लोगों को अपनी जानिब शामिल कर लेना है, उन लोगों को तोड़ लेना है। आज के प्रोग्राम से बहरहाल नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।